आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़े इजी क्वेश्चन से। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ टू सिमिलर कार्स ए एंड बी आर 100 जूल एंड 225 जूल respectively. On applying brakes, car A stops after 1000 meter and car B stops after 1500 meter. If FA and FB are the forces applied by the brakes on the cars A and B respectively, then the ratio of FA and FB is. आसान सा क्वेश्चन है। देखो, अब इसमें कहा गया है कि ये अपने पास कार है A, मान लो अभी इसके पास काइनेटिक एनर्जी है कितना, 100 जूल का। इस पर हमने ब्रेक लगाया तो ब्रेक ऑब्वियसली इसके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में रिटार्डेशन देगा, तो ये अपना फोर्स है ये। और ऐसा करके ये जो है कितना 1000 मीटर चला, ठीक है, 1000 मीटर डिस्टेंस चला। इसी तरीके से B को जब हमने ब्रेक लगाया है ना, और ब्रेक की वजह से इस पे जो फोर्स लगा FB है, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, पहले इसका था 225 जूल, और ये भी जा कर के यहाँ पे जब रुका तो ये डिस्टेंस चला 1500 मीटर। क्या निकालना है, FA और FB का रेशियो निकालना है। बहुत आसान सा है, हम वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन है ना यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली वर्क डन बाय दिस फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जरा देखना है यहाँ पर आपका फोर्स इधर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा FA इंटू 1000 ना, दैट मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा कितना है, 0 है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इतना है, तो ये 0 माइनस दिस मच मतलब -100 हो गया। तो यहाँ से मेरा आ गया FA इक्वल्स टू मेरे ख्याल से 10 नहीं 100/1000, ये ऐसे मतलब 1/10 आ गया। बहुत अच्छा। क्या इसी तरीके से हम FB निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है, ये हमने 1500 ऐसे लिया। ये आपका चेंज इन एनर्जी जो इसका था ये भी आ गया आपका 225। देखो माइनस हटा दिए हैं, ये तो पहले ही समझ में आ गया आपको। तो FB जो है हमारा ये आया 225/1500। देखिए कुछ कटे वटेगा, तो कटने के बाद मुझे लगता है 5 से कटेगा, ये 25 से ही कट जाएगा शायद। तो अब हम क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालना है ना, ठीक है, निकालते हैं रेशियो। FA/FB, FA कितना है 1/10.1 कह लो, FB कितना है 225 अपॉन ना, तो अपॉन वाला तो ऊपर चला जाएगा, 1500 हो गया बेसिकली। तो ये देखिए ये पॉइंट कट गया। अब तो हमको लगता है कि आप आसानी से काट सकते हैं। 25 का आप इसको काटोगे 25 से, तो 25 चौका 100, 25 छक्का ना 150 हो जाएगा। 25 से इसको काटोगे तो 25 चौका 100 और 9 हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से 9 हो जाएगा। 3 से काट दिया मैंने, फिर इसको ये मेरे ख्याल से 2/3 हो गया। तो 2/3 जो भी आंसर दिखाई दे रहा है आपको, फट से ऐसे है ना, इसमें आप मार दो। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है, हालांकि काफ़ी बच्चे इसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी महसूस किए थे, लेकिन आसान है ये क्वेश्चन। देखिए कैसे हमारा क्वेश्चन कहता है, ए मॉडल ऑफ क्वांटाइज्ड मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in a uniform magnetic field B states that the flux through the orbit of the electron is nh/e, where n is an integer, h is Planck's constant, and E is magnitude of electron's charge. According to the model, the magnetic moment of electron in the lowest energy state will be. तो देखो यहाँ पे पहली बात समझो इसको कि ये मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको कि है ना B से रिप्रेजेंटेड है। अब इसमें ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है।
इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट होगा वो सर्कुलर होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो इस पर फोर्स लगाएगा ऑब्वियसली इसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना है, तो वो फोर्स इस पर कुछ वर्क करता नहीं है ना। तो यहाँ पे चलिए मान लेते हैं कि m मास है इलेक्ट्रॉन का, ये सपोज करो वेलोसिटी v है, ये मान लो रेडियस r है। तो हम लोग तो जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट m इक्वल्स टू EV/r/2 होता है। अच्छा, अब देखिए चूँकि हमारा इलेक्ट्रॉन सर्कल में चल रहा है, तो सर्कल में चलने के लिए इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा। कितना फोर्स लगाएगा? इतना फोर्स लगाएगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स को हम किससे इक्वेट करते हैं? mv²/r से मल्टीप्लाई मतलब इक्वेट करते हैं। तो ये देखो कट गया, अपने पास r की जो वैल्यू था ये आ गया mv अपॉन, है ना, mv/EB। r की वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, हम एक काम करते हैं v की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से v जो निकल जाएगा वो हो जाएगा EB/m इंटू r। v की वैल्यू निकल गया, v निकल गया, r की मतलब अब निकाल के रखना है। उसके लिए देखो हमारे पास ये कह रहा है कि जो फ्लक्स है वो NH/E के बराबर है। फ्लक्स तो हम जानते हैं पाई इंटू a के बराबर हो जाएगा। ये क्या है? एरिया। एरिया क्या होता है इस ऑर्बिट का? चूँकि सर्कुलर है, रेडियस r है, तो एरिया हो जाएगा πr²। तो हमने क्या किया कि इतना πr² लिख दिया NH/E। अच्छा, लोवेस्ट है ना, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में हमको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट के लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि वो है ना कह रखा है ये इंटीजर है, जीरो नहीं लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे देखिए तो मेरा जो है r² जो हुआ वो हो जाएगा h/EB²। तो रखो यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू रखो m इक्वल्स टू E/2, v की वैल्यू हमने रखा EB/m इंटू r, है ना, और r की वैल्यू पहले से ही था ये वाला, तो r² हो गया E/2 EB/m। r² की वैल्यू क्या रखेंगे आप? h/EB² ऐसे वैल्यू रख देंगे। देखिए EB कट गया, ऊपर आ गया आपका EH, नीचे आ गया 2πm ना, 2πm। तो 2πmHE ये मेरे ख्याल से ऑप्शन हो गया। तो क्वेश्चन आसान सा था, कुछ पॉइंट्स पकड़ने होते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, इस पेज पे हमने 2 क्वेश्चंस लिख रखे हैं। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए ये कहता है ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 20 kg एंड लेंथ 5 मीटर लीन्स अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद इट। तो पहले पिक्चर बनाता हूँ मैं, थोड़ा सा देखिए। ये आपका वॉल है, ये आपका जो है क्या है, रॉड है, ठीक है। ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, और द अदर एंड रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द फ्लोर एग्जस्ट ऑन द रॉड। अरे कुछ नहीं, देखिए जब ये इसको ऐसे रखेंगे तो ये फिसलने की कोशिश करेगा ना इधर की तरह, तो उसको बचाने के लिए इधर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा। अच्छा बेटा, एक नॉर्मल तो लगता ही लगता है यहाँ पर N1, यहाँ भी नॉर्मल लगेगा N2। देखो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा क्योंकि ये स्मूथ है ना, ये वॉल जो है स्मूथ है तो कोई फ्रिक्शन अप्लाई नहीं करेगा। इसके अलावा इसके खुद का वेट ठीक इसके सेंटर पर ये इधर की तरफ ऐसे लगना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे निकालना है फ्रिक्शन। जरा देखना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम फोर्स बैलेंस करें तो मेरा F जो है N2 के बराबर हो जाएगा। मतलब मैं N2 निकाल लूँ तो मेरा F निकल गया। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। काम ये करता हूँ कि मैं इस प्लेन के परपेंडिकुलर और इस पॉइंट से पास होके जाने वाला एक ऐसे एक्सिस चुनता हूँ। इस एक्सिस के अबाउट भी हमारा रॉड इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि रॉड रुका हुआ है। और जब रॉड रुका हुआ है तो नेट फोर्स भी इस पर 0 है, और किसी भी एक्सिस के अबाउट तब फिर
नेट टॉर्क भी जीरो होगा। तो चलिए हमने इसके अबाउट टॉर्क निकाला, इसको हम पॉइंट ओ दे देते हैं। अब बताओ सोचो, इसका टॉर्क तो होगा नहीं क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से पास होके जा रहा है, इसका भी नहीं होगा, इन दोनों का होगा। अगर ये अकेला होता तो इसको क्या देता, ये क्लॉकवाइज ऐसे घुमाने की कोशिश करता, इसका भी टॉर्क होगा। अगर ये अकेला होता तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करता। दोनों का टॉर्क सेम होना चाहिए, वो हम करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आप मान लीजिए L, तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक भी L हो जाएगा। 2L कितने के बराबर है, 5 मीटर के बराबर। कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे, ये 60 डिग्री तो भाई ये भी 60 डिग्री। इसके अबाउट इसका टॉर्क निकालेंगे तो ये फोर्स हो जाएगा W, ये हो जाएगा L, है ना। तो ये हो जाएगा W इंटू L इंटू बीच का एंगल है कितना 60, तो साइन 60 हो गया। दैट मस्ट बी इक्वल्स टू टॉर्क अप्लाइड बाई N2 अबाउट द सेम पॉइंट हो। तो इसके लिए बेटा हो जाएगा हमारे पास 2L तो लेंथ हो गया, और ये फोर्स हो गया आपका N2, और इनके बीच का एंगल ज़रा देखना, ये 60 है तो ऑब्वियसली ये 30 हो जाएगा। तो मैं साइन 30 ऐसे लिख दूँ, है ना। अच्छा, L और L कट जाएगा, जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा था कि इसकी कभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। W मतलब वेट हो गया, तो वेट हो जाएगा M इंटू जी, तो 20 हो गया। G की वैल्यू 10 लेना है, ले लिया मैंने, ये हो गया √3/2, और यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा N2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, फटाफट से कट गया, ये कट गया, है ना। तो 100 √3 N2 की वैल्यू आ गया, और N2 F के बराबर है 100 √3, ऐसे निकलने जाएगा। आसान आसान सा है। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी इसी पेज पे है, तो हमें आगे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, देयर आर 2 इंक्लाइंड सर्फेसेज ऑफ इक्वल लेंथ L, वेरी गुड, एंड सेम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ये भी सही है। वन ऑफ देम इज रफ एंड अदर इज परफेक्टली स्मूथ। गिवन बॉडी टेक्स 2 times as much time to slide down on rough surface than on the स्मूथ सरफेस, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अरे यार, ये तो कितनी बार किए हैं हम लोग। ये देखिए, ये हमारा रफ वाला है, ठीक है, ये रफ वाला है, ये एंगल है थीटा, कह लो भी थीटा 45 है, हम तो जानते ही हैं, बाद में रख देंगे। ये कैसा है, ये स्मूथ वाला है। अच्छा ये बताओ कि जब रफ होता है, इसको हमने इधर स्लाइड करने के लिए छोड़ दिया है, तो रिटार्डेशन किधर की तरफ लगेगा। देखिए रिटार्डेशन मतलब इस डायरेक्शन में रिटार्डेशन नहीं कहिए आप, एक्सेलरेशन कह लीजिए। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अपने पास हम लोगों ने पढ़ा है G साइन थीटा माइनस म्यू G कॉस थीटा होता है। जब इसको हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, मतलब म्यू G कॉस थीटा इधर की तरफ और G साइन थीटा भी इधर की तरफ, दोनों जुड़ जाते हैं। ये दोनों पढ़े हैं, ठीक है। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक तो अच्छा लेंथ है कितना L, इनिशियल वेलोसिटी कहाँ से चलेगा, 0 से चलेगा, क्योंकि वो स्लाइड करना है भैया। तो अपने पास फार्मूला हो जाएगा L इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT², 0 है। A आप इसको मान लो थोड़ी देर के लिए, तो AT1² कह लीजिए। और इसके लिए भी ऐसे ही आप करोगे, बट वहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये नहीं आएगा, है ना, म्यू 0 है स्मूथ की वजह से। तो दूसरा इक्वेशन बनेगा A1 कह दो, A2 कह दो, और T2²। A2 बेटा यहाँ पे सिंपली हो जाएगा G साइन थीटा, क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे फिक्शन वगैरह। डिवाइड कर दिया मैंने, तो डिवाइड किया तो मेरे पास आया T1/T2 का स्क्वायर इक्वल्स टू है ना, ऐसे कर दो, थोड़ा सा बढ़िया ऐसे कर दो, A2 है ना, इसको डिवाइड किया है, इधर तो मान हो जाना है ना। देखो इसको डिवाइड किया है तो A1 से। अच्छा ये हमारे पास आ गया T1/T2 का स्क्वायर इक्वल्स टू A2/A1। A2 कितना है, ये तो G साइन थीटा है। ये कितना है, G साइन थीटा माइनस म्यू, है ना, G कॉस थीटा। ये G साइन थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हो ना, तो कर देना, 1 नीचे हो जाएगा 1 माइनस G साइन थीटा से डिवाइड किया था, तो आपका हो जाएगा म्यू कॉट थीटा।
थीटा मतलब 45 डिग्री, तो 1 हो गया, सिंपली हो गया हमारे पास 1/1 माइनस म्यू। अच्छा ये बताओ, इसने ये कहता है कि स्मूथ गिवन बॉडी टेक्स 2 टाइम्स एज मच टाइम टू स्लाइड डाउन ऑन द रफ सरफेस। तो स्मूथ वाले में जल्दी जाएगा, स्मूथ मतलब T2 कम है ना, ये 2 गुना है, तो मैं यहाँ से करूँ 2/1 तो मतलब 4 हो जाएगा ना, तो अपना जो आ गया 4 = 1/1 माइनस म्यू। अरे भैया कैलकुलेशन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस म्यू = 1/4 हो गया, तो म्यू = कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4 3/4, 3/4 मतलब 0 कितना 75। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया। थोड़ा आप चलते हैं आगे। हमारे पास कोई सेटअप नहीं है, हम अपने मोबाइल से ही वीडियो बनाते हैं, तो और भी 64 GB का ही इसमें स्टोरेज है, तो एक बार में 8-10 से ज़्यादा वीडियो मतलब क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकते हैं, तो मजबूरी है मैं एक बार इसको नहीं कर सकता, इसलिए बार बार अलग अलग पार्ट में इसको दे रहा हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे मतलब परेशान हुए होंगे, पर चलिए देखिए क्या है, पहले समझिए जरा इसको। ये जो आपका डायग्राम है उसमें नोट कीजिए कि ये वाला जो है ना अर्थिंग हो जाता है, इसको आप अर्थिंग कर लेंगे। अर्थिंग कर लेंगे होता ही है, मतलब अगर आप थियरी पढ़े होंगे तो ये सब चीज़ पढ़े होंगे, अगर आपके मास्टर जी लोग अच्छे हैं तो। अच्छा, तो ये तो पोटेंशियल 0 हो गया, इसको टच करा दिया मैंने यहाँ पे, इसका पोटेंशियल 0 हो गया, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो गया। ठीक है, दूसरी बात देखिए, टाइम t = 15 मिली सेकेंड पर जो वोल्टेज है V इन, पहले वो निकालता हूँ मैं, ये 200 ये हो जाएगा sin 3π/2, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, क्वेश्चन हमारे लिए ये कहता है कि इस मोमेंट पर ये D1 और D2 में कौन फॉरवर्ड बायस होगा, कौन रिवर्स बायस होगा, ये सब निकालना है। तो भाई इस मोमेंट पर ये वोल्टेज आ गया -220, माइनस ये 0, ये वाला माइनस हो गया। हम लोग जानते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी में जो वोल्टेज आते हैं उनमें 180 का फेज डिफरेंस होता है, तो ये वाला भी माइनस हो जाएगा आपका। अब कहने की ज़रूरत तो है नहीं, है ना, ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि D1 क्या बन गया, D1 तो आपका रिवर्स बायस में हो गया, आगे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, डिस्कस करेंगे तो भी पता चल जाएगा कि ये वाला फॉरवर्ड में हो जाएगा, तो निकल गया अपने पास ये। अच्छा, इसमें कहा जा रहा है इस वाले में, ए बॉडी वेज 48 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू द अर्थ एट हाइट इक्वल टू 1/3 द रेडियस। अरे कुछ नहीं भाई, वेट का मतलब क्या होता है, वेट का मतलब होता है मास इनटू, है ना, जी। तो जैसे जैसे अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे जी घटेगा, मास तो बदलना नहीं है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मेरे को जी निकालना है कहाँ पर, जब कोई पॉइंट है जो अर्थ के सरफेस से उसके रेडियस के 1/3 ऊंचाई पर है। तो फार्मूला तो हम लोग देखो जानते हैं, GH = G ऑन अर्थ अपॉन 1 + H/r होल का स्क्वायर। यहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चे ये गलती कर जाएंगे कि इसको आप ऐसे लिख लेंगे, कुछ लोग ना ऐसे लिख देते हैं, ये बेटा पॉसिबल नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब H की वैल्यू R के कंपेरिजन में बहुत ही कम हो, यहाँ ऐसा नहीं है, R का 1/3 है, मतलब काफ़ी वैल्यू हो गई, तो आपको यही फार्मूला लगाना है। चलिए तो मैं निकालता हूँ थोड़ा सा, ये एक काम करता हूँ, G0 तो ठीक है 1/3 करूँगा तो ये हो जाएगा 1 + 1/3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 G0, है ना, 9 कितना 16 हो जाएगा। GH की वैल्यू M से मल्टीप्लाई कर दो ना तो वेट निकल जाएगा, वेट एट H = वेट एट ग्राउंड सरफेस मतलब 48 × 9/16, 16 या 48 होता है शायद, और ये निकल जाता है 27 न्यूटन। अरे यार, है ना,
एक बार चेक कर लूँ कि अभी चल रहा है वीडियो कि नहीं। चल रहा है। अब चलिए ये हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ये क्वेश्चन भी इसी पेज पर है तो आगे हमको बढ़ना नहीं है। हाँ, यहाँ कहता है ए फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन जिसका मास m है हैव द सेम एनर्जी A। बहुत अच्छा। द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अबे यार, एक बात बताओ हमको, पहले हम फोटोन की बात करें। फोटोन की जो एनर्जी होती है कितना होता है, P इंटू सी के बराबर होता है। ऐसा काहे है? क्योंकि फोटोन का कोई रेस्ट मास नहीं होता है। तो आप जो है कैलकुलेट करेंगे, मेरे ख्याल से फार्मूला शायद आप लोग जानते होंगे कि ऐसे कुछ फार्मूला होता है टोटल एनर्जी के लिए। ऐसे कुछ फार्मूला होता है। अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है। तो हमने इसलिए बिठा दिया कि शायद आपने नहीं पढ़ा है। अच्छा, तो यहाँ से मेरा P जो है E/c के बराबर हो जाएगा और डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है फोटोन का, ये हो जाएगा आपका H/P। तो आप रखेंगे जब वैल्यू, तो H/P की वैल्यू अभी लिखा है आपने E और ये C निकल गया फोटोन की। इलेक्ट्रॉन पे चले आओ, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है भाई? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी ही होगी, है ना। और वो हो जाता है ए हाफ mv²। ठीक। अब हमने जो है इससे m से मल्टीप्लाई कर दिया, 2m से, 2me आ गया आपका m², v², ये तो p हो गया। तो P जो है आपका √2me आ गया। और यहाँ पे जब आप वेवलेंथ निकालोगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये आपका H/√2me आ जाएगा। अब क्या करना है, आपको रेशियो निकालना है। देखो भैया, हमने रेशियो निकाल दिया। तो रेशियो निकाला तो मेरा H फोटोन, फिर लेमडा फोटोन अपॉन लेमडा इलेक्ट्रॉन के लिए, फोटोन के ये था ना। इससे हमको क्या करना है, भाग देना है। ऐसे भाग दे दिए, इस वाले से भाग दे दिए। बहुत बदमाश है ये, है ना। कैलकुलेशन में ध्यान रखना, नहीं चला जाएगा सब कुछ। अच्छा, HC/E √2E, ये वाला मैजिक तो बचपन से पढ़ता है हम लोग। एक और मैजिक है, E को धक्का मार के अंदर कर दो। इसको ई को जब धक्का मार के अंदर करोगे तो सी तो बाहर ही है, ई जाएगा E² बन के जाएगा, ई कट जाएगा तो 2m/e आ गया। अब देखो भैया, ऑप्शन कहीं है ना। ऑप्शन तो पहले दिखाई दे गया यार, तुक्का भी मार दे तो सही हो जाए। अच्छा, अब मेरे ख्याल से ये लास्ट होगा। A wire of resistance R is cut into 8 equal pieces. From these pieces, 2 equivalent resistance are made by adding 4 of these. इतना देखो, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है R। जब इसको 8 पार्ट में करोगे तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस R/8 हो जाएगा। फिर क्या करना है, सबको 4-4 में आपको, है ना, 4-4 का 2 ग्रुप बनाना है और एक ग्रुप में सबको हम पैरेलल में से जोड़ दे रहे हैं। ये कितना था, R/8। ये कितना था, R/8। ये कितना था, R/8। ये कितना था, R/8। अरे भैया, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? ऐसे अगर आपको फार्मूला नहीं क्लियर है तो ऐसे कर लीजिए, R' कर लीजिए। ऐसे कितना, 1/1/, तो 8 8 8 8 8 8 ऐसे तो होगा ना। तो R' हो जाएगा 8 चौके 32। दूसरा भी हो गया ऐसे, फिर दोनों को श्री में जोड़ दिया गया। तो R/32 प्लस R/32 ही हो जाएगा 2R/32। काट दिए 16, R/16 टन टन, है कि नहीं। चलिए, इस पेज का ये बचा हुआ है अभी।
इसमें कहता है रेडियस ऑफ मार्शियन ऑर्बिट अराउंड द सन इज अबाउट 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ मरकरी। मार्शियन ईयर इज इतना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेंथ ऑफ 1 ईयर। एक बार बताओ, 1 ईयर लेंथ का मतलब क्या हो गया कि अगर सन है, ये सन है जैसे मान लीजिए, 1 मिनट, ये सन है, इसके चारों तरफ एक राउंड लगाने में जो समय लगता है उसको हम लोग कहते हैं 1 साल, मतलब टाइम पीरियड जो हुआ इसका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और हम लोग जानते हैं कि ये जो रेडियस है और टाइम पीरियड टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर क्यू। तो मुझे क्या निकालना है, हमको निकालना है भाई साहब लेंथ ऑफ मरकरी का। तो ठीक है भैया, टी मरकरी का मैंने कर दिया अपॉन टी मार्शियन का मैंने कर दिया इक्वल्स टू, अच्छा स्क्वायर करो थोड़ा सा, आर मरकरी का आर कितना है, रेडियस ऑफ मार्शियन इज 4 टाइम्स, मतलब मैं इसको आर कहूँ आर क्यूब, तो मार्शियन का 4 टाइम्स आर क्यूब हो जाएगा ऐसे। अरे 4 टाइम्स आर क्यूब ऐसे लिखो भाई, ठीक है ना। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 64 ना, 4 इंटू 4 16 16 64। अब क्या निकालना है हमको, इसकी वैल्यू दिया हुआ है, इसकी वैल्यू। तो मैं टी मरकरी अपॉन टी मार्शियन इक्वल्स टू 1/2 कर दूं तो 1/8 हो जाएगा। आप टी मरकरी आपको निकालना है, टी मार्शियन को इधर कर दीजिए, आपका हो जाएगा 687/8। 8 से काटेंगे तो है ना, ये मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा तो होना नहीं चाहिए कि नहीं, तो यही तो होना चाहिए। अब देख लेना इसको कैलकुलेशन करके। तो आज के लिए इतना ही।